नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ इलाहाबाद ग्रुप डी स्पेशल मेंस एग्जाम्स को लेकर के। और इसकी प्लानिंग, इसकी प्रिपरेशन का स्टेप्स हमने आपको बता रखा है और हमने इसकी तैयारियां भी आपके लिए प्रारंभ कर दी हैं। और तैयारियों में मैंने जैसे आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर को पहले इन्वॉल्व करना चाहिए, अर्थात जो भी मुख्य परीक्षाएं हो चुकी हैं, ग्रुप डी के सवाल जैसे जैसे बन चुके हैं उन सभी सवालों को लेना और उसी पर अपनी तैयारी को प्लान करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने इसका एक सेशन लिया भी था, जो आपको एक पेपर मैंने हल कराया था, हालांकि उसका एक ही पार्ट कराया था, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसी तरह से मैं यहाँ पर आगे के स्टेप्स भी आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप डी का स्पेशल जो मेंस देने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ, जो 2 अप्रैल 2023 को डन हुआ था उसका पार्ट 2। एक पार्ट मैंने 12-13 सवाल कराए थे, अब उसके आगे कनेक्टिविटी में मैं फिर से आपके सामने जा रहा हूँ। आप अगर हमसे उम्मीद करते हैं कि एक ही सेशन में सारे सवाल हो जाए तो टाइम टेकन होता है, क्योंकि हम व्याख्यात्मक चीजों को रखना चाहते हैं। हम केवल उड़ करके सवालों को हल करा देना नहीं उचित समझते हैं। आप सभी लोग जितना एक्टिवली हमारे हमसे इन्वॉल्व होंगे, जितना एक्टिवली अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, हमको भी आप सपोर्ट करेंगे, उसी हिसाब से हमारा भी अग्रेसन आपके लिए रहेगा। आप हमसे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारी भी रीच एक बनी रहेगी, जिससे कि हम आपके लिए और भी कमिटमेंट से काम कर सकेंगे। तो प्रीवियस ईयर 2023 का जो पेपर था, 2 अप्रैल का पेपर था, उसका सेकंड पार्ट में लेकर कंटिन्यू कर रहा हूं। अर्थात उन 25 सवालों में आपने 12 सवाल किए थे, आज उसके बचे 13 सवालों को हम 13 नंबर से करना शुरू करते हैं। सवाल पहला है जो मिश्रण का सवाल है। आपकी जानकारी में बता दूं कि मिश्रण का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, हालांकि सेट में आपको 3 से 4 मिश्रण के सवाल देखने को मिल रहे हैं। इस सवाल में क्या है, किसी मिश्रण में दुग्ध और जल का जो अनुपात है वो 3:2 है। अब कह रहा है यदि इस मिश्रण में जल की तुलना में दुग्ध की मात्रा 3 लीटर अधिक है। इसमें दुग्ध की मात्रा, हालांकि बहुत आसान सवाल है लेकिन कंफ्यूज थोड़ा बहुत कर सकता है। हमारे पास एक मिश्रण था जिसमें वाटर है, ध्यान से देखिएगा, एन वाटर है, एन मिल्क है, मतलब पहले मिल्क है इसलिए पहले मिल्क को रखिए। दुग्ध और जल मतलब 3:2 के रेशियो में था, अर्थात 3 भाग अगर दूध था तो 2 भाग क्या था, पानी था। अब सवाल में हमसे कहा है इस मिश्रण में जल की तुलना में दूध की मात्रा 3 लीटर ज्यादा है। वैसे भी दिख रहा है कि मिल्क दूध का जो अनुपातिक भाग था 3 है और पानी का अनुपातिक भाग 2 है। इसका मतलब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा दूध है पानी की तुलना में अनुपातिक रूप से 1 ज्यादा है। और यह 1 की जो वृद्धि है यहाँ पर कंपेयर की जा सकती है 3 से, क्योंकि रियलिटी में तो 3 ही लीटर ज्यादा है। अब सवाल में हमसे पूछा इसमें दूध की मात्रा क्या थी। अब आप खुद ही देख लीजिए, दूध की मात्रा अनुपातिक रूप से 3 थी, 3 बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या 9 होता है, 9 लीटर दूध था। अगर पानी पूछा जाता तो 2 गुणे 3 मतलब 6 लीटर दूध पानी था। तो इस प्रकार से सिंपल सवाल को आप लोग आराम से हल कर सकते हैं, 13वां डन होता है। अब 14 नंबर पर, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो ये पेपर था एनटीए कराया था, हालांकि यह पेपर भी एनटीए कराएगा, जो अभी आपका होगा यह भी एनटीए कराएगा, लेकिन एनटीए का अंतिम पेपर होगा। और आप अगर पैटर्न रिलेट करिए तो जो 2022 का पेपर था जो प्री था, मतलब जो पहला पेपर था, और 23 में जो इसका मेंस हुआ उसका जो स्तर था इस बार के प्री के स्तर से काफी टफ था। अभी इस बार काफी इजी हुआ है, तो फिर भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप रिलैक्स हो जाओ, आप छोड़ दो चीजों को, नहीं, हाँ अभी भी आप सीरियस लीजिए। मेंस एग्जाम एक मौका मिला है, तो ऐसा नहीं हो कि हम कोई चीज से कंप्रोमाइज करें और इधर उधर में चीजें हमारी खराब हो जाए। सब कुछ हर तरह की वैरायटी को कवर करिए और अच्छी मेहनत करिए। 14 नंबर देखिए, साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मतलब 7 साल का समय अगर हम किसी धन पर देते हैं तो साधारण ब्याज की एक दर से वह पैसा डबल हो जाता है। मतलब 100 रुपए के निवेश से 200 मिलता है, 1000 के निवेश पर 2000 मिलता है, 1 रुपए के निवेश पर 2 रुपए मिलता है। हमसे पूछा वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी मतलब 4 गुना हो जाएगी। ये सवाल बहुत बढ़िया होता है, सिंपल होता है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इसके पहले एक नोट ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि साधारण ब्याज, सुनिएगा, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। समान रहता है, इसका अर्थ क्या है कि अगर पहले साल का साधारण ब्याज जो भी आया, 1000 आया, 2000 आया, 500 आया, 300 आया, हर साल अब वही इंक्रीज होता चला जाएगा, उतना ही अमाउंट, कोई भी एक्स्ट्रा इंक्रीज नहीं होगा। सवाल पर चलिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल था। अब इस प्रिंसिपल से इसने साफ साफ कहा कि एक अमाउंट मिला है कितने वर्षों में, 7 वर्ष में। 7 वर्ष में यह पैसा 2 गुना हुआ है, मतलब 1 रुपए से 2 हुआ है। अब आप खुद बता दें, अगर 1 रुपए से 2 हुआ है तो कितना ब्याज मिला है, तो आप कहोगे सर 1 रुपए का ब्याज मिला है। 1 रुपए का ब्याज आपको कितने साल में मिला है, 7 साल में मिला है। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा
4 गुना हो जाए, दूसरा अमाउंट हमारा पैसा 4 गुना हो जाए, मतलब 1 से 4 हो जाए, इसका मतलब है कि कितना ब्याज बढ़ जाए, 3 रुपए का ब्याज बढ़ जाए, तभी तो 4 होगा। अब आप खुद तुलना करें कि अगर हमें 1 रुपए का ब्याज मिलता था 7 वर्ष में, तो आप खुद ही डिसाइड कर लें कि 3 रुपए का ब्याज आपको कितने वर्ष में मिलेगा, 3 सत्ते 21 वर्ष में मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी पर दिया है। तो सी ऑप्शन 21 वर्ष में 1 रुपए से 7 हुआ है, तो 3 रुपए से 21 वर्ष में आपको यह पैसा 3 रुपए का ब्याज 1 पर देगा, तो 4 गुना धन आपका हो जाएगा। सिंपल तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। 14 आपका डन होता है। अब आइए 15 पर। विक्रेता द्वारा हम कोई सामान खरीदने गए, जो सेलर था, विक्रेता था, उसने क्या किया सुनिएगा। उसने ऑफर दिया 10%, 20% और 50% का बट्टा छूट की श्रृंखला के बाद एकल बट्टा, मतलब हमको देखने में कंफ्यूजन लग रहा है और हमको लग रहा है कि 20-10-30 होता है, 30-50 80% की छूट है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो पता चलता है तो बहुत कम है। कैसे? इसका प्रोसेस क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू न्यू वैल्यू ऐसे आप बनाओ, भिन्न से प्रोसेस डन करिए। 10%, हर परसेंटेज को आप भिन्न में बनाइए। कैसे बनेगा? 10% 1/10 होता है, कैसे होता है? 10/100 कर दीजिए। 20% 1/5 होता है, कैसे होगा? 20/100 कर दीजिए। 50% 1/2 होता है, कैसे होगा? 50/100 कर दीजिए। अब सुनिए, हमने कहा ओरिजिनल से न्यू वैल्यू, मतलब 10 में 1 घटकर 9 होगा, ठीक है। 5 से 1 घटकर 4 होगा, ऐसे 2 से 1 घटकर 1 होगा। करेक्ट है। अब इधर से इधर की तुलना कर डालिए, कितना परिवर्तन देखने को मिला। इसमें कुछ और प्लान भी कर सकते हैं, अगर इधर उधर कुछ कट जाए तो काट भी देते हैं। हालांकि हम चाह रहे हैं कि ना काटिए। क्यों ना काटिए? क्योंकि 10 पचे 50 दूना 100 है, इससे हमारा बहुत क्लियर हो जाता है। 10 पचे 50 दूना 100 है, 9 चौके 36 है, मतलब आप खुद बता दें, अगर कोई डेटा 100 से 36 हो गया, मैं 100 को इसलिए प्रेफर कर रहा था कि 100 से जितना घटेगा उतने परसेंट कम होगा, जितना बढ़ेगा उतने परसेंट बढ़ेगा, इसलिए 100 को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और बहुत ही आसानी से लेना चाहिए। 100 से कोई मान अगर 36 हुआ है तो कितना कम हुआ है बोलिए? आप खुद ही समझ गए होंगे, 64 कम हुआ है। 64 को 100 पर परसेंट बनाए तो सिंपल 64% की कमी हुई है। 64% की कमी हुई है, मतलब अगर कोई मान 100 था और घटकर 36 हो गया तो 64 की कमी है। तो 64 को अगर 100 से कंपेयर करेंगे तो सिंपली 64% ही तो कमी आएगी। तो डी ऑप्शन 64% की कमी देखने को मिलेगी। इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन है, 64% की कमी है। 15वां सवाल आपका डन होता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पर जो मुझे 80 लग रहा था, देखिए 64 ही रह गया। तो आइए हम लोग अब पहुंच गए 16वें नंबर पर। 16वां देखिए सांख्यिकी का सवाल है, मतलब आपकी जो परीक्षा है लगभग सारे टॉपिक को कवर करती है। आप अरिथमेटिक के सारे टॉपिक भी फेस करोगे, आप एडवांस के भी सारे टॉपिक फेस करोगे, कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ कवर करना है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सांख्यिकी का सवाल है। सवाल में क्या दिया है सुनिएगा। 2 है, 6 है, 9 है, x है और 7 है, मतलब हमारे पास 5 नंबर है। 2 है, 6 है, 9 है, x है और 7 है। इसका जो माध्य है, जो मीन है, ठीक है, वो माध्य आपको दिया है 5, माध्य दे रखा है 5। तो हमसे पूछा सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों में, मतलब ऑब्जर्वेशंस में कितना अंतर है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। भाई देखो, इसमें देखने से अभी लग रहा है सबसे बड़ा 9 है, सबसे छोटा लग रहा है 2 है, लेकिन x अगर अननोन है तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ऐसे। इसके लिए सबसे पहला काम आपको x निकालना होगा। x निकालने के लिए आपको सबसे पहले जान लेना है कि माध्य जो होता है हमेशा योग बटा संख्या होता है। योग बटा संख्या क्या होता है? माध्य होता है, जो आपके सामने 5 दिया है। यहाँ से एक चीज हम कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो संख्या कितनी है? टोटल 5 है। हम 5 को 5 से गुणा कर दें तो हमारा योग जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब ऐसे में हम x का मान इजीली बता सकते हैं। योग करिए, 6 2 8, 8 9 17, 17 7 24, अर्थात x का मान x प्लस 24 बराबर आप कितना कर सकते हैं? 25, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए यही चीज होता है ना, अगर x ना निकालते और सबसे छोटा इसको हम मान लेते तो गलत हो जाता। अब आपने देखा कि लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा है वो आपका 9 है और स्मॉलेस्ट जो x है बगली में है, स्मॉलेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट आपका 9 है और स्मॉलेस्ट आपका 1 है। दोनों का अंतर 8 का है। तो इस सवाल के लिए आपको राइट सोल्यूशन 8 देना है, जो डी ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है। तो 16वां डन होता है। इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको भी कवर करते हुए आगे बढ़िए। अब हम पहुंचते हैं 17th पर, 17वां पर। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं ना
सारे टॉपिक कवर है। अभी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने पीछे 2 क्लास दिया है कोऑर्डिनेट को, अगर आप उसको पढ़ लेंगे दोनों क्लास, तो अब मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेट वाला पूरा भ्रम, पूरी डाउट्स आपकी दूर हो जाएंगी। आपके लेवल पर बहुत परफेक्ट है, बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा भी है, कम नहीं है, उसको खूब बढ़िया मन लगा के पढ़ लीजिएगा। कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 से अधिक है, 0 से अधिक का मतलब होता है पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। 0 से अधिक अगर कोई आंकड़ा नहीं दिया है तो 0 से अधिक का मतलब पॉजिटिव है। और y निर्देशांक, जो y एक्सिस है, वो x निर्देशांक का, देखो लिखा होगा x निर्देशांक का 1/6वां भाग है। कहाँ पर स्थित होगा? जैसे अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बना दें, x अक्ष है और y अक्ष है, यहाँ पर सभी जीरो होते हैं। अब इसने हमसे कहा जो x ऑर्डिनेट है, x है, वो आपका इस जीरो से ऊपर है। जीरो से ऊपर का मतलब पॉजिटिव है। और जो y वाला मान है 1/6वां है, इसका मतलब जितना भी 1 होगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर x पर 1 होगा तो y पर 6 होगा, x पर 2 होगा तो y पर 12 होगा। तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेट बनकर आएगा वो कहाँ रहेगा, यही पूछा है, कोऑर्डिनेट कहाँ स्थित है, वो जो बिंदु है, जो निर्देशांक है, वो किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। आपको बता दूं कि जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है तो जो पहला होता है इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, पहला चतुर्थांश कहते हैं। इसे हम सेकंड कहते हैं, इसे हम थर्ड कहते हैं, इसे हम फोर्थ कहते हैं। आप ध्यान देना, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। y में, सेकंड में y नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। जो वैल्यू है आप सुने हैं, x का मान अगर पॉजिटिव है और y का मान उसका 6 गुना है, तो यह जो भी मान आएगा हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएगा, मतलब पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे लिखा, x के प्रतिच्छेदी अनुप्रस्थ काट दीजिए, x अक्ष के धनात्मक पक्ष में प्रथम चतुर्थांश में। अब x अक्ष के धनात्मक पक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष के धनात्मक पक्ष का मतलब केवल लाइन पर होते, तो ये काट दीजिए। प्रथम चतुर्थांश में हम लोग स्थित है, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ये हो गया 17 नंबर। 18वें पर आए, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा सवाल बने तो इजीली आप कर लेंगे। x और y का रेशियो दिया है, 3 और 5 का अनुपात है। अब हमसे सवाल में क्या बोला है सुनिएगा। सवाल में हमसे बोला है कि 2x + 7y डिवाइड बाई 4x + 9y। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर x है वहां पर 3 पुट कर दे और जहां पर y है वहां पर 5 पुट कर दे। तो 2 गुणे आप 3 कर दे प्लस 7 गुणे 5 कर दे, ठीक है। डिवाइड बाई 4 गुणे आप 3 कर दे और 9 गुणे आप 5 कर दे। तो 2 तिया 6 होता है, 7 पचे 35 होता है, और 4 तिया 12 होता है, 9 पचे 45 होता है। 35 6 41 हुआ, और इसको जोड़ दिया 5 2 7 4 1 5 47। 41 डिवाइड बाई 57 हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन 41/57। आप सभी लोग हल करिए, नोट करिए, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। सभी लोग कंफर्म भी करते चलिएगा, बहुत ईजी सवाल है। इस सवाल में केवल कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, अगर वो क्लियर है तो सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पहुंचते 19 पर। ये भी देखिए, देखने में जितना बड़ा है तामझाम उतना ही सवाल आसान है, लेकिन पढ़ना बहुत ही केयरफुल, मतलब ध्यान से दे करके। यदि कोई बिजली का बिल देय तारीख से पूर्व ही भुगतान कर दिया जाता है, जितने तारीख को पेमेंट करना है उससे पहले ही अगर कर देते हैं, तो उपभोक्ता मतलब कस्टमर को, कंज्यूमर को 4% की छूट मिलती है। मतलब आपको बिजली विभाग कहता है कि हम 4% की छूट देंगे, नहीं तो लाइट काट के चले जाएंगे। अब सवाल देखिए क्या है, देय तारीख से पूर्व बिल का भुगतान करने पर एक उपभोक्ता, एक पर्सन है जिनको बिल में 13 रुपए की कटौती देखने को मिली, सुविधा मिली, मतलब 13 रुपए की छूट मिल गई। सवाल में पूछा है कि उसके बिजली के बिल की रकम कितनी थी, कितना रकम थी, ये बताना है आपको। हमने कहा कि उसने देय तारीख से पहले भुगतान किया तो पक्का 4% की छूट मिली होगी। तो 4% किस पर मिली होगी? जो बिल होगा, जो एग्जैक्ट बिल होगा उसी पर मिला होगा। यह 4% 13 के बराबर है, और एग्जैक्ट बिल क्योंकि 4% उसी देय राशि का होगा, जो बिजली का बिल होगा वो 100% रहा होगा। तो 100% का मान सीधा निकालिए, 4 से इसको डिवाइड करिए 25, 25 का 13 से गुणा करिए, 13 पचे 65, 13 दूना 26, और 26 6 कितना होता है 32, 325 रुपए। टोटल जो बिजली का पेमेंट था या भुगतान करने का जो डेटा था, अमाउंट था, वो आपका 325 था। तो राइट सोल्यूशन 19वें का आपका सामने बनकर आ रहा है, 325 रुपए। सी ऑप्शन लगा लीजिए सही उत्तर के तौर पर। अगले सवाल पर बढ़े। किसी व्यक्ति ने कुछ धनराशि कर्ज के रूप में ली, किसी से मतलब लिया उसने उधार के रूप में, कर्ज के रूप में, और पहले वर्ष के अंत में उसने कहा कि हम 1 साल के बाद जो 3150 देंगे और दूसरे साल के अंत में हम 4410 देंगे। दरअसल ये जो सवाल है वो टोटल जो है रिटर्न पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने लिया कितना था और दिए कितना।
दरअसल चक्रवृद्धि ब्याज का जब सवाल होता है तो सतत प्रक्रिया पर प्रोसेस होता है। जैसे हम कोई पैसा लिए, हमने 1 साल बाद देखा कि हमारा पैसा बढ़कर इतना हो गया, अगला जो परिवर्तन होता हमारे उस बढ़े मान पर होता। अगर ये साधारण ब्याज का सवाल होता तो इसका प्रोसेस अलग होता, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो इसका प्रोसेस अलग है। अब सवाल में हमको देखना है कि पहले साल के अंत में हम 3150 का भुगतान किए हैं और दूसरे साल के अंत में हम 4410 का भुगतान किए हैं। ये जो 4410 का भुगतान आप दूसरे साल पे किए हैं ये किसी दूसरे प्रिंसिपल पर था, और ये जो 3150 आपने भुगतान किया किसी दूसरे प्रिंसिपल पर था। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो हमसे पूछा गया कि बताइए उस व्यक्ति ने कितनी धनराशि कर्ज में ली थी। अब सुनिए, 5% का मतलब होता है 1/20। इसका अर्थ क्या है, अगर हम 2 साल के बाद अपने प्रिंसिपल का कैलकुलेशन करना चाहें, सुनिए क्या होगा, 20 से 1 बढ़कर 21 और 20 से 1 बढ़कर 21, मतलब 400 अगर रहा था दूसरे साल के मतलब पहले साल के अंत में, दूसरे साल के प्रारंभ में, तो 441 देय था, और 441 देय था तो आपने दिया कितना है, 4410। 4410, इससे इसको काटे तो 10 होगा, 10 का 4 से गुणा करें तो 4000। इसका मतलब जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो 4000 थी, उसी पर ब्याज लगकर 4410 आपने दिया था। लेकिन ये जो 4000 आया था ये पहले साल के अंत में आया था, तो पहले साल के ब्याज को जोड़ने के बाद आया था। अब पहले साल की अगर हम ब्याज की बात करें तो इसी 5% को जो हम 1 साल के लिए कोशिश करें तो 20 से 1 जुड़कर 21 होगा, और यह 21 के हिसाब से हमने कितना भुगतान किया आप खुद ही समझ लें। जैसे अगर आप इस कनेक्टिविटी पर चलें तो आपको क्लियर हो जाएगा, 21 के हिसाब से आपने कितना भुगतान किया है, 3150 भुगतान किया है। 3150 कर दीजिए, और इस हिसाब से आप देखिए कि आउटस्टैंडिंग कितनी थी, काटिए, देखिए कट जाएगा, 21 से एक बार जाएगा और 10 बचेगा, 21 पंचे 105 होता है, 15 से इसका गुणा कर दे, 15 दूना 30, 3000 था। यहाँ पर प्रिंसिपल अर्थात जो आउटस्टैंडिंग थी 3000 थी, और यहाँ पर कितनी बनकर आई है, 4000, अर्थात कुल लिया गया कर्ज जो था वो 3000 में 4000 जोड़ दीजिए तो 7000 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर 7000 रुपए है। आप लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं, सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड, इस सेशन का, इस सत्र का या इस पेपर का सबसे बढ़िया सवालों में से अगर इसको कहा जाए तो हम लोग मानते हैं। तो सवाल बहुत शानदार था, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब हम पढ़ते हैं 21वें पर। ये आसान है, देखिए आपको करना क्या है, कहा है यदि 15 कलम पेन की जो लागत मूल्य है 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। सिंपल सवाल है, मैं क्या करूंगा, 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी, 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी, करेक्ट है। 5 या 15 होता है, 5 चौके 20 होता है। हम लिखेंगे 3 का सीपी बराबर 4 का एसपी, 3 का सीपी बराबर 4 का एसपी। हम लिखें सीपी बटा एसपी बराबर 4/3, मतलब हमने 4 में खरीद कर 3 में बेचा था। कितने का नुकसान है, 1 का। 1 की हानि है, किस पर है, 4 पर। 1 की हानि है 4 पर। हानि का परसेंटेज बनाए, हानि कितने की है, 1 की, करेक्ट है। गुणे कर दो 100, और किस पर है, 4 पर। 4 से कर दे भाग, 25% की हानि है। 25% की क्या है, हानि है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पहले में ही ए ऑप्शन में दिया है। राइट सोल्यूशन आपके सवाल का बनकर आ रहा है। आई होप क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, ये आपके औसत का सवाल है। ध्यान से देखिए, चाल दूरी समय से रिलेटेड इस सवाल को बहुत ही सीरियसली पढ़िए, अच्छे से कंफर्म करिए। कोई साइकिल सवार है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इस चाल से चलकर 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, करेक्ट है। और फिर उसने आगे पढ़िए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि प्रति घंटे किलोमीटर में उसकी औसत चाल यच है, जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो यच है, तो 13h, अर्थात आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड जो भी आ जाए उसको आप 13 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जान लो, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटा कुल लगा समय, टोटल टाइम टेकन, करेक्ट है ना। मतलब हमने किसी यात्रा के दौरान अलग अलग कुल कितनी दूरियां तय करी हैं और अलग अलग चालों से चलकर हमें कुल कितना समय लगा है, इनका हम रेशियो बना दे, डिफरेंस कर दे, तो आपको यह मान क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि पहली दूरी थी 16 और दूसरी दूरी थी, सॉरी, पहली दूरी 24 है, वो तो चाल है ना, पहली दूरी 24 है, देखिए यहां से दिख रहा होगा, और दूसरी दूरी कितनी है, 36 है। डिवाइड बाई
चाल अगर देखो समय हमको एक चीज और बेसिक आपका पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो आप दूरी को चाल से भाग कर दें तो समय भी मिल जाएगा। मतलब 24 बटे कितना कर दें 16, और इसका समय कैसे निकलेगा 36 बटे 15। अब थोड़ा सा हल कर डालिए इसको, तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यही है अपना, ठीक है, यही एच है अगर देखा जाए तो। रियलिटी में अगर यही एच है तो आप इसी को 13 से गुणा भी करेंगे अंत का आंसर पता करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इस पर इवेल्युएशन करिए। ये 60 होगा, ऊपर का मान, नीचे देखो कितना, 8 त्रिक 24 है, 8 दूना 16 है, 3 12 बार 36 है, 3 5 बार 15 होता है। अब इसका प्रोडक्ट करिए, 5 तिया 15, 12 दूना 24, 39 होगा, बटे 10 होगा, 5 दूना 10 में 10 ऊपर चला जाएगा। ये आपका एच का मान है, इसको बस आप 13 से गुणा कर दे, लिखा है ना 13 एच करना है। 13 तिया 39 होता है, 3 से इसको डिवाइड करें 20, 20 धाम में 200, अर्थात यहाँ पर जो 13 एच है वो आपका 200 है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ग्रुप डी में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, समझिए इस बात को। मतलब हर तरह के सवाल आपको फेस करने को, आसान भी दिखेगा तो ईजी भी दिखेगा, और मॉडरेटेड भी दिखेगा तो टफ भी दिखेगा। हर तरह के सवाल आपको फेस करने को मिल रहे हैं। तो सवालों पर वरीयता है, वैरायटी है, इससे कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए रेशियो का दूसरा सवाल, इसके पहले भी सवाल हम फेस कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल भी बहुत शानदार माना जाता है। सवाल क्या है, 1/2x है, इजुकल टू 1/3y है, इजुकल टू 1/4z है। अब आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का रेशियो बना दो, ठीक है, एक्स वाई जेड का रेशियो बना दो, क्या हो जाएगा कंफर्म करके हमें बताइए। आपको क्लियर कर दूं, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे सामने, जैसे कभी भी आपको मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यह रियलिटी में क्या है पता है, 1/2 का गुणा यक्स से हो रहा है, 1/2 का गुणा यक्स से हो रहा है, 1/3 का गुणा वाई, सॉरी यक्स से नहीं 1/x से, और 1/3 का गुणा 1/y से हो रहा है। मतलब हम चाहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, करेक्ट है, बराबर हम इस सब का रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 2:3:4 हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको केवल x रेशियो y रेशियो z बताना है तो आप 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 कर देते, और शुरू में भी वही चीज़ कर देते, तब भी क्लियरिटी बन जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लो, 12 आएगा, 2 छंगे 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12, इस 12 का कोई अर्थ नहीं, 6:4:3 अनुपात का अनुपात है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। 6:4:3 का रेशियो यहाँ पर डेवलप होगा इस सवाल के लिए, एकदम क्लियर कर लीजिए। 23वां नंबर आपका डन होता है, डी ऑप्शन से आप इसका सोल्यूशन मैनेज कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए, 24। सोचो ये आपका सिलेंडर का सवाल है, और नॉर्मल सिलेंडर नहीं है कि एकदम आपको दे दिया कि ये आपकी जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर त्रिज्या है, इसकी ऊंचाई है, इसका आयतन बता दो। बेलन का आयतन ही पूछा है। बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता हो कि बेलन अगर कभी इस टाइप से डेवलप होगा तो इसकी आधार आपको पता है, एक सर्कल होती है, उसकी अपनी रेडियस होगी, इसकी ऊंचाई अपनी होगी। ऐसे में आयतन वॉल्यूम जो होता है वो πr² होता है। πr² मतलब सतह का क्षेत्रफल जो कि सर्कल है, गुणे ऊंचाई कर देने से इसका आयतन डेवलप होता है। अब सवाल में कहा है कि हमारे पास जैसे कागज है, सपोज के देखिए हमारे पास एक कागज का टुकड़ा, मैं ऐसे जनरल आपको लेकर बताता हूँ, देखिएगा समझ में आएगा। ये है, इसकी लंबाई है ऐसे आपको दिख रही है, और इसकी चौड़ाई है। अब इसने हमसे कहा कि हम इसी को बेस बनाकर, देखो ये लंबाई थी ना आपकी, ये लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई है। हमने कहा कि टुकड़े को बिना अधिव्यापन मतलब बलित किए मोड़कर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है। अब सुनिए कैसे बनेगा, ये देखिए ऐसे कैसे बनेगा बेलन, आप ध्यान सुनिएगा। ये आपके पास अगर यहाँ पर बेस क्या है, बेस हमारा इस सर्कल है, मतलब इसकी जो लंबाई को हमने ऐसे इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया, अर्थात आप देख पा रहे होंगे ये जो मुड़कर सामने आया है, इस सरफेस हो गया, एक सरकमफेरेंस हो गया, किसकी, एक सर्कल की, और यही अपनी लेंथ थी, यही अपनी लंबाई थी, जो वृत्त की परिधि बन गई। दरअसल कभी कभी किसी सवाल में कहता है कि लंबाई के परितः मोड़ा जाए, चौड़ाई के परितः मोड़ा जाए, वहां पर कंफ्यूजन होता है कि हम लंबाई के परितः में लंबाई को ही मोड़ेंगे कि चौड़ाई को मोड़ेंगे, या चौड़ाई को परितः मोड़ेंगे, चौड़ाई को मोड़ेंगे कि लंबाई को मोड़ेंगे। इस बात की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए, अगर हमने लंबाई को मोड़ा है तो हमने चौड़ाई के परितः मोड़ा है, और उस समय चौड़ाई ही ऊंचाई बन जाएगी। इस सवाल में सब क्लियर इस बात को लेकर था कि यहां पर ऊंचाई 8 है, तो इसका मतलब यही तो चौड़ाई है। अब हम समझ गए
कि अपना जो बेलन बना है कुछ ऐसे बना है, ये उसका ए भाग, ये जो नीचे वाला भाग है इसी लंबाई को ऐसे मोड़ दिया गया है। मतलब ये जो लंबाई है यही इसके आधार की परिधि है, यही आधार की परिधि। मतलब ये जो पूरी लेंथ है ना, ये आपकी, ये जो पूरी लेंथ है ये आपकी क्या है पता है, इसके आधार की परिधि है। मतलब 2 पाई आर है। 2 पाई आर बराबर 44 है यहाँ पर। और ऊंचाई देखिए कैसे डेवलप होगी, ये ऐसे ऐसे, हाँ ये आर हमको बताना होगा यहाँ से। और ऊंचाई कितनी है, 8 है। हमको आयतन बताना है तो आराम से हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले रेडियस निकालिए। 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर आप कर दो 44। 22 दूना 44 खत्म, आर बराबर 7। ये आपका आर 7 हो गया। अब हमको क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 ना, आर मतलब 7 आया था, एच का मतलब 8 है। अब ये 7 7 से खत्म, 22 7 154 है। 154 गुणे 8 कर दें, 8 चौके कितना होगा 32, 8 चौके 32 है। और पूरा कैलकुलेट कर डालिए, देखिए 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 3 43, 8 1 8 4 12, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगला और लास्ट सवाल इस सीट का था। इसके बाद अगली क्लास में नेक्स्ट जो परीक्षाएं हुई है उसके पहले प्रीवियस ईयर कवर करेंगे, देन हम मैराथन कक्षाएं और प्रैक्टिस कक्षाएं आपकी स्टार्ट करेंगे। बहुत परेशान मत होइएगा, आपने पीछे पढ़ा है बहुत कुछ, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। 25वां सवाल आसान सा सवाल है, एकदम इजीली आप कर सकते हो। यदि किसी मिश्रण में मिट्टी और बुरादा, इसका जो रेशियो है 2:3 है, उस मिश्रण में मिट्टी की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा सवाल आपने पीछा किया, हालांकि वहां परसेंटेज नहीं थी, यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है और बुरादा है, बुरादा है, इसका रेशियो है 2:3। मतलब इस समय हम कह सकते हैं कि कोई अपने पास एक मिक्सचर है जिसमें 2 भाग मिट्टी है 3 भाग बुरादा है। अगर टोटल की बात करो तो 5 है, क्वांटिटी कितनी है 5 है। अब सवाल में हमसे पूछा कि मिट्टी की मात्रा का परसेंटेज बताएं। इस 5 में 2 भाग मिट्टी है 3 भाग बुरादा है, तो मिट्टी का प्रतिशत, मिट्टी का जो प्रतिशत है वो कैसे डेवलप होगा समझिए। 2 गुणे 100 कर दीजिए बटा 5 कर दीजिए, 5 भी साहब में 100 होता है, 20 दूना 40%। 40% यहाँ पर मिट्टी है और देखा जाए तो 60% बुरादा है। तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन है। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो क्लियरिटी दीजिए, कंफर्म करिए कि सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो अपडेट करते चलिए। अगर आप अपने एग्रेशन को दिखाएंगे, अपने रिस्पॉन्स को दिखाएंगे, तो हमारा भी रिस्पॉन्स आपके डबल ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। मैं बहुत ही मेहनत करके इस चीज़ को आपकी प्रिपरेशन के लिए प्लान करूँगा। फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी रीच दें, अपनी डिमांड दें और आप अपने कन्फर्मेशन दें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।